नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टॉप 100 न्यूज आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दें। रूस पर यूक्रेन के हमले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये बैठक आज रात को होगी, जिसमें जंग के युद्ध के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसे रोकने के लिए खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी और इसी को लेकर के मंथन भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कल रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें महासभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 11 देशों ने बैठक बुलाने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि रूस ने इसका विरोध किया है। भारत, चीन और यूएई वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत ने यूक्रेन के हालात पर तत्काल तनाव को कम करने की अपील की है। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत इस मसले पर शांति से और बातचीत के जरिए ही समाधान के पक्ष में है, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध पर यूएनजीए की आपात बैठक होगी। प्रस्ताव के पक्ष में अब तक 11 वोट डल चुके हैं। रूस हालांकि इसके पक्ष में नहीं है। रूस ने बैठक बुलाने का खास तौर पर विरोध किया है, क्योंकि रूस ये नहीं चाहता कि इस युद्ध पर विराम लगे। और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं यूएनजीए मीटिंग पर मुहर किसने किसने लगाई है और वोट किसने किसने नहीं किया, ये आपको बता रहे। सबसे पहला समर्थन फ्रांस का और खिलाफ रूस है। वोट नहीं करने वाले में भारत, चीन और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समर्थन किया है यूएनजीए मीटिंग पर मुहर लगाने के लिए। ब्रिटेन का भी समर्थन मिला है। रूस खिलाफ है इसके। भारत, चीन, यूएई ने वोट नहीं किया है, वो इससे बाहर है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये तमाम वो देश जिन्होंने समर्थन किया यूएनजीए मीटिंग का, जिस पर यूक्रेन पर युद्ध पर यूएनजीए फैसला लेगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शांति का फॉर्मूला रूस आखिरकार क्यों नहीं अपना रहा, कब ये घमासान खत्म होगा, इन सब को लेकर के चर्चा की जाएगी। यूएनजीए मीटिंग पर समर्थन में ब्राजील भी सामने आया है। हालांकि भारत, चीन, यूएई इसमें शामिल नहीं हुआ। गैबॉन ने भी समर्थन दिया है। रूस इसकी खिलाफत कर रहा है। Mr. President, it is regrettable that the situation in Ukraine has worsened further since the Council last convened on this matter. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. The global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. We are all agreed on these principles. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के यूएनजीए की बैठक, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समर्थन किया इस मीटिंग का कि हाँ, ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिस पर शांति को लेकर के बातचीत हो और आगे क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाए। लेकिन रूस ने बैठक बुलाने का विरोध किया है। लेकिन रूस के अलावा कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समर्थन किया है और 3 देश ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे। उसमें भारत शामिल है, चीन और यूएई ने वोट नहीं किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो महायुद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार में। रूस यूक्रेन में जारी जंग के मौजूदा हालात को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज आपात बैठक होगी। आपात बैठक को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग कराई गई है। प्रस्ताव को मंजूर करने के पक्ष में 11 वोट डाले गए हैं, जबकि रूस ने अकेले इस बैठक के विरोध में वोट डाला है। आपात बैठक में यूक्रेन ने यूएनएससी के रूस की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं पर भारत ने बयान जारी करके कहा कि संकट का समाधान बातचीत से हो। रूस की धमकी के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने भी 2 मार्च को आपात बैठक बुलाई।
बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार यूक्रेन, दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। रूस से बातचीत के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमसे वादा किया है कि इस दौरान मिसाइल, प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से हमला नहीं होगा और ये बातचीत बिना शर्तों के होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले कि रूस से बातचीत का नतीजा निकालने की उम्मीद कम है। पिछली रात कठिन थी, भीषण गोलीबारी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री से और सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख से मुलाकात की। यूक्रेन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन ने एटमी से लैस स्पेशल फोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। नाटो ने पुतिन की परमाणु अटैक की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि रूस की ये बयानबाजी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। रूस के बयान से भड़का अमेरिका कहा कि राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यूक्रेन में खार्किव के गवर्नर का दावा, खार्किव में यूक्रेन का एक बार फिर से कब्जा हुआ। खार्किव से रूसी सेना को खदेड़ा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसे रूस के टैंक, भारतीय छात्र ने कीव में रूस के टैंक का वीडियो भेज करके दावा किया। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन ने कीव के बाहर रासायनिक हथियार और साथ ही फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बैरियर स्क्वाड को तैनात करने और प्रतिबंध हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी ने रूसी तेल कंपनी को बड़ा झटका दिया है। रूसी तेल कंपनी ने 19.75% शेयर वापस लेने का ऐलान किया। रूस के टास समाचार एजेंसी का दावा, विशेष सैन्य अभियान के दौरान रूस के कई सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। इंटरनेशनल जूडी फेडरेशन ने पुतिन को बतौर माननीय अध्यक्ष और एम्बेसडर पद से निलंबित कर दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग भारत लौट चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने की मुहिम पर चर्चा हुई। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हुए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने बनाया है ट्विटर हैंडल। ट्विटर का नाम ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा फ्लाइट 249 भारतीय नागरिकों को लेकर के बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। ऑपरेशन गंगा के तहत विदेश सचिव ने जारी किया यूक्रेन में भारतीयों के लाने की वाली वापस फ्लाइट्स की सूची। एमईए ने सभी भारतीय छात्रों से हंगरी और रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने की अपील की है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की अभियान की लागत प्रति घंटा 7 से 8 लाख रुपए है। एयर इंडिया ने इस बात की जानकारी दी। अब तक यूक्रेन छोड़कर के जाने वाले लोगों की कुल संख्या 3,68,000 के पार पहुंच चुकी है। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूस के लिए एयर स्पेस को बंद किया है और साथ ही रूस की मीडिया पर भी बैन लगा दिया। चेक गणराज्य, पोलैंड और बुल्गारिया ने भी सभी रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी ने भी रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बंद किए हैं अपनी एयर स्पेस। दिल्ली में रूस और यूक्रेन युद्ध के खिलाफ जंतर मंतर रोड पर कैंडल मार्च की शुरुआत केरल हाउस मुख्य द्वार से होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी श्री अखंड पाठ साहिब आयोजन हुआ। आज पीएम मोदी की महाराजगंज और बलिया में जनसभा होगी। पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज कुशीनगर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगे और फिर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो भी करेंगे। अखिलेश यादव आज बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद अखिलेश गोरखपुर में रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बलिया में रोड शो करेंगी। जनसभा को संबोधित भी करेंगी प्रियंका। वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर गए प्रधानमंत्री मोदी, मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में रोड शो हुआ, समर्थकों की भीड़ भी जुटी।
वाराणसी में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले कि परिवारवादी चाहते हैं कि बनारस बदहाल ही रहे, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से शहर अब बदल रहा है। आज मणिपुर में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मणिपुर में पहले चरण के मतदान में 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। 60 में से 38 विधानसभा क्षेत्र में होगा मतदान। पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव में कथित गड़बड़ी और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। नगर निगम चुनाव में हिंसा और अराजकता मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त को राजभवन बुलाया है। बंगाल बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा। 108 नगर निगम के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। बीजेपी का टीएमसी पर आरोप, कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में टीएमसी ने कई बूथों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की और बूथों पर गड़बड़ी भी फैलाई। आज प्रधानमंत्री गति शक्ति पर डीपीआईआईटी का वेबिनार होगा। पीएम मोदी वेबिनार को संबोधित करेंगे। नीतीश सरकार आज 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी और इस साल के बजट का दायरा 2,18,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशर आजाद ने बीजेपी का थाम लिया है। राहुल गांधी आज चेन्नई जाएंगे। सीएम स्टालिन की आत्मकथा के विमोचन में शामिल होंगे। 21 दिन की फरलौल में बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम की फरलौल खत्म। कड़ी सुरक्षा में आज सुनारिया जेल वापस लाया जाएगा। यूक्रेन के समर्थन में बर्लिन का विरोध। बर्लिन में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ रूसी शहरों में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। यूक्रेन से पलायन करने वाले नागरिक रोमानिया पहुंच रहे हैं। रोमानिया के साइरेट बॉर्डर क्रॉसिंग पर जमा हुए यूक्रेनियन। संकट के बीच यूक्रेन छोड़कर के ट्रेन के जरिए हंगरी पहुंचे शरणार्थी। लोगों ने 72 घंटे से भूखा होने की बात कही। यूक्रेन से भाग करके पोलैंड पहुंची महिलाएं स्वदेश लौट करके आंखों में आंसू आए। युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ा सुरक्षित जगहों पर जा रहे नागरिक। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। यूक्रेन के समर्थन में आया है पोलैंड। सैन्य हथियारों के साथ खाने का सामान भेज रहा है पोलैंड। यूक्रेन की मदद को लेकर के बोले जर्मनी के चांसलर। कहा कि रूस के हमले को लेकर के यूक्रेन की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा। यूक्रेन में आए नागरिकों के लिए बनाया राहत शिविर। युद्ध में बाकी देशों के साथ बेल्जियम में आया सामान। यूक्रेन को 2000 मशीन गन और 3,800 टन ईंधन भेजेंगे बेल्जियम। यूक्रेन की मदद के लिए स्पेन से भी बढ़ाए हाथ। 20 टन दवाइयों के साथ बाकी मेडिकल सहायता यूक्रेन भेजी गई। डेनमार्क का दावा, यूक्रेन को 2,700 टैंक रूसी हथियार दान करेगा। यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका का ऐलान। रूस के युद्ध में $350 मिलियन की सैन्य सहायता देगा अमेरिका। कीव में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद रूसी सैनिकों ने लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर खो दिए हैं। रूस पर यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। रूस के 4,300 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रूस की सेना से 146 टैंक तबाह किए। यूक्रेन पर रूस के हमले पर जापान के पीएम का बयान। बोले कि रूस का बहिष्कार होगा। पुतिन समेत रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाएंगे। पोलैंड ने भारतीय छात्रों के लिए छूट दी है। बिना वीजा यूक्रेन से पोलैंड जा सकेंगे भारतीय छात्र। बेल्जियम का एयर स्पेस रूस के लिए बंद करने का फैसला। रूस के विमान बेल्जियम एयर स्पेस से नहीं जा सकेंगे। कीव में 39 घंटे के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राजधानी की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। मॉस्को में लोगों ने रूसी विपक्षी नेता बोरिस की 7वीं बरसी मनाई है। लोगों ने उन्हें याद किया। ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 88 भारतीय छात्र भारत सरकार की 2 बसों में सवार होकर के मालदोवा सीमा पर पहुंचे। रामेश्वर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित पोलियो टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ है। पोलियो मुक्त विश्व बनाने के उद्देश्य है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी चलाने का प्रशिक्षण ले रही महिला चालकों के सामने आया हाथी, लेकिन चालक की सूझबूझ से हादसा टल चुका। मुंबई में जवाहर ताराचंद की चौकी का उद्घाटन हुआ है। महाकाशी अखाड़ा सरकार की कैबिनेट मंत्री असलम शेख, अभिनेता सुनील शेट्टी और सांसद गोपाल शेट्टी भी पहुंचे। झारखंड के बोकारो में शिक्षा मंत्री
जगन्नाथ महतो का विवादित बयान सामने आया। कहा कि हमारे पास एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में शराब विभाग है। झारखंड के जमशेदपुर में हिंदुवादी संगठन ने जमकर हंगामा और आगजनी की है। संगठन का आरोप है कि भोले भाले लोगों को गुमराह करके मिशनरी लोग उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। देवघर मंदिर में पशुपालन उतारने की परंपरा निभाई गई है। शिवरात्रि के 2 दिन पहले शिव और पार्वती मंदिर के पंचशूल को उतार करके इनका मिलन कराया जाता है। पलामू में सुरक्षा बल और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कई हथियार भी बरामद हुए। उत्तराखंड के जसफर में शख्स ने पत्नी और सास की धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। जामताड़ा नाव हादसे में डूबे लोगों के शव ढूंढने का काम लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में 8 शव निकाले गए। पुणे हाईवे पर चांदनी चौक क्षेत्र में एक निजी बस में आग लग गई है। आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में खेलते समय बोरवेल में गिरा 7 साल का बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक को टक्कर मारते हुए बोलेरो पलट गई। दबने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रयागराज में बम विस्फोट से मचा हड़कंप। एक युवक की मौत, दूसरा घायल। भारत ने लगातार टी20 सीरीज को किया क्लीन स्वीप। अय्यर रहे जीत के हीरो। भारत ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। श्रेयस अय्यर ने लगाई है 50 की हैट्रिक। दिग्गज बल्लेबाजों की श्रेणी में हुए शामिल। क्रिकेटर विनोद कांबली ने नशे में ठोकी कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिकेटर विनोद कांबली को मुंबई के बांद्रा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में कांबली को बेल भी मिल गई। क्रिकेटर विष्णु सोलंकी के पिता का निधन हुआ। कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। बॉक्सर निखत जरहिंग में बुल्गारिया में रचा इतिहास। 73वें स्टैंड्रोमा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्यानंदा ने शुरू की है एक्टिंग क्लास। सोया अख्तर की सीरीज से करेंगी डेब्यू। कुश्ती चैंपियन बबीता फोगाट और पूनम पांडे बने कंगना के लॉकअप कंटेस्टेंट। शो में आएंगी नजर। कंगना रनौत के जेल में पहुंचे मुनव्वर फारूकी, रवीना टंडन होंगी जेलर। बिग बॉस ओटीटी फेम एक्ट्रेस सुरफी जावेद हुई धोखाधड़ी की शिकार। कास्टिंग डायरेक्टर पर पेमेंट न करने का आरोप लगाया। ऑन एयर से पहले ही विवादों में पड़ गए इंडियन आइडल तेलुगु #मीटू आरोपी कार्तिक को जज के रूप में चुनने को लेकर के विवाद हुआ। करीना कपूर अब छोटे पर्दे पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। करीना फिक्शनल टीवी शो स्पाई बहू का करेंगी प्रमोशन। नागिन 6 के सेट पर दुल्हन के लिबास में नजर आई तेजस्वी प्रकाश। महक चहल का भी दिखा ग्लैमरस अवतार। तो ये तेज रफ्तार में 100 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। अब रूस और यूक्रेन में जंग का आज 5वां दिन है और हालात पल पल बदल रहे हैं। हर पल किसी भी वक्त कुछ भी हो रहा है। अब रूस ने जंग में परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी हमले में यूक्रेन तबाह। पल पल बदल रहे हैं हालात। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कीव के बाहर रासायनिक हथियार फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु डिटेरेंट फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि ये अकल्पनीय है। आनन फानन में यूएन ने परमाणु निगरानी कमेटी की 2 मार्च को आपात बैठक बुला ली है। उधर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद नेटो ने कहा कि ये खतरनाक बयानबाजी है जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका भी पुतिन की इस धमकी के बाद भड़का हुआ है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि पुतिन जिस तरीके से इस जंग को बढ़ा रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग बेकाबू होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस बीच ब्रिटिश तेल कंपनी ने रूस को तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का तेज प्रहार। भीषण जंग में और बिगड़े हालात।
जैसे जैसे रूस हमले तेज कर रहा है, यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन रूसी सैनिकों के हमले से सहमा हुआ है। रूस ने खार्किव में गैस की पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद खार्किव में रूसी सेना दाखिल हो गई। रूस की पर कब्जे की तैयारी कर चुका है, घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने खार्किव को अपने कब्जे में वापस ले लिया है। इस बीच ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी ने रूसी तेल कंपनी को बड़ा झटका दिया। ब्रिटिश कंपनी ने ऐलान किया कि वो रूसी कंपनी से अपने 19.75% शेयर वापस ले लेगी। उधर जर्मनी ने कहा कि उनका देश गैस पर अपनी निर्भरता कम करने के प्लान पर काम कर रहा है। भीषण जंग के बीच रूस ने भी पहली बार अपने सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की है। कहा है कि सैन्य अभियान के दौरान रूस के कई सैनिक मारे गए और कई बुरी तरह से जख्मी हैं। तो यूक्रेन और रूस में भीषण जंग के बीच भारतीयों को निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है भारत सरकार की तरफ से। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार ने एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन और रूस में जंग, टेंशन में हिंदुस्तान। जंग में लगातार बिगड़ रहे हालात। कैसे जल्द हिंदुस्तान लौटेंगे भारतीय छात्र? बीतते वक्त के साथ जंग के हालात भी बदतर हो रहे हैं। तो मोदी सरकार के लिए भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने की टेंशन भी बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने नई एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत खार्किव और सूमी में न जाने की सलाह दी गई है। जबकि सरकार ने यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को पश्चिमी सीमा से जाने वाली ट्रेनों में सफर न करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने सभी छात्रों से अपील की है कि या तो छात्र हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचे, या अगर वे निकलने के हालात में नहीं हैं, तो दूतावास की तरफ से अगले निर्देशों का इंतजार करें। विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने में मदद के लिए एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन की भी शुरुआत की। इस अभियान को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के बूथ विजय सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। सार्वजनिक रूप से काशी में मृत्यु की कामना किए जाने से बहुत आनंद आया। मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मृत्यु तक ना काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे, न ही काशी मुझे छोड़ेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं, जो भेदने वाले वाण की तरह सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीने में जा लगे होंगे। वाराणसी में बीजेपी के बूथ विजय सम्मेलन में पीएम ने अखिलेश पर हमला जरूर बोला, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। उनके दिए गए बयानों का जिक्र जरूर किया और हमले का जवाब ऐसा दिया कि अखिलेश का सीना भी छलनी हो गया होगा। पीएम ने कहा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछले साल दिसंबर में पीएम के वाराणसी के लंबे दौरे के बारे में कहा था कि पीएम वहां 2-3 महीने रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है, बनारस में। और मणिपुर में आज पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। सूबे के 5 जिलों की 38 सीटों पर सुबह सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। मणिपुर विधानसभा चुनाव का पहला फेज, 5 जिले, 138 सीटें। आज का दिन मणिपुर के लिए एक बड़ा दिन है। तो मैदान में उतरे 173 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले फेज की वोटिंग के लिए मणिपुर तैयार है। ठीक सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जो शाम के 4 बजे तक जारी रहेगी। मतदाता जो कोविड पॉजिटिव हैं या क्वारंटीन में हैं, उन्हें अंतिम घंटे में दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच वोटिंग करने की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, चूराचांदपुर और कांगपोकपी में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 महिलाओं समेत कुल 173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो बीजेपी में उनके शामिल होने की जो अटकलें हैं वो भी लगाई जा रही हैं। उसके पहले उनके भतीजे ने बीजेपी में शामिल होकर के कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चाचा से पहले भतीजे ने कमल को सीने से लगाया, तो क्या अब गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस का छोड़ेंगे हाथ? ये कयास लंबे समय से है, लेकिन चाचा से पहले भतीजे मुबशर आजाद ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी को जोर का झटका धीरे से दिया। गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशर आजाद ने जम्मू के त्रिकुटा नगर के पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो गए। गुलाम नबी आजाद भी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वे लगातार कांग्रेस हाईकमान पर तीखा हमला करते रहे हैं। वो कांग्रेस के G23 समूह से जुड़े हैं। काफी समय से ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आजाद का पीएम मोदी से नजदीकी संबंध है, लेकिन गुलाम नबी आजाद के पहले उनके भतीजे ने बीजेपी ज्वाइन कर इस संभावना को तेज कर दिया है कि निकट भविष्य में गुलाम नबी आजाद शामिल हो सकते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही वो जम्मू प्रांत के बनिहाल में अपनी पहली रैली की थी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, टॉप हेडलाइंस हमने आपको बता दी। अब अहम खबर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान होने वाला है। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और पहले चरणों में आपको बता दें कि 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर आज मतदान कराया जा रहा है। इनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति और 8 सीट जनजाति के लिए आरक्षित है। जिन जिलों में आज वोटिंग होने वाली है उनमें इम्फाल, पूर्व और पश्चिम बिष्णुपुर ऐसे तमाम जिले शामिल हैं जहां पर आज वोटिंग होने वाली है। पहले चरण की 38 सीटों के लिए 15 महिलाओं समेत 173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। अपने मत का प्रयोग करके यहाँ पर वोटर्स तमाम पहुंचेंगे और अगर आपके जिले में भी आज वोटिंग होने वाली है तो जरूर घर से बाहर निकल करके वोट डालें। मणिपुर में आज पहले चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में 6 जिले 38 सीटें, कुल सीटें देखिए 60 है, 265 उम्मीदवार है। कुल वोटरों की संख्या की अगर बात करें तो 20,34,000, जिसमें पुरुष वोटर 9,85,000 है। महिला वोटर्स की बात करें तो 10,49,000 है। मतदान केंद्र 2,900 से भी ज्यादा बनाए गए हैं। पहले चरण 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 मार्च को अगली वोटिंग होगी। और टाइम्स ऑन भारत पर अब वक्त हो चुका है सुपर 30 का। सुपर 30 में देखिए सबसे पहले यूक्रेन रूस में छिड़े जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन में जारी जंग के मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज आपात बैठक होगी। आपात बैठक को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग कराई गई, जहां आपात बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव को मंजूर करने के पक्ष में 11 वोट डाले गए, जबकि रूस ने अकेले इस बैठक के विरोध में वोट डाला। मंजूरी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाली आपात बैठक में रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन ने यूएनएससी में रूस की सदस्यता रद्द करने की मांग की। वहीं इस पर भारत ने बयान जारी कर कहा है कि संकट का समाधान बातचीत से हो। यूक्रेन रूस के बीच जंग का आज 5वां दिन है। एक तरफ रूस जहां यूक्रेन के शहरों पर बमबारी और गोलीबारी कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी अब रूसी सैनिकों पर कहर बनकर टूटने लगे हैं। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उनकी फौज ने खार्किव को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि कीव और खार्किव में रूस के 4,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं रूस के 146 टैंक, 27 लड़ाकू विमान और 26 हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है। रूस ने भी पहली बार अपने सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की है। जंग और तनाव के माहौल के बीच रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि बातचीत के लिए जो हामी भरी गई है उसके मुताबिक रूस से बातचीत बिना शर्त के होगी। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस से होने वाली बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद कम है, क्योंकि बीती रात यूक्रेन के लिए बेहद कठिन गुजरी है और रूस की तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि रूस से बातचीत बिना शर्त के की जाएगी और रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं दिया जाएगा। यूक्रेन को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन ने एटमी से लैस स्पेशल फोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस पर हमला कर सकते हैं, ऐसे में जवाब देने के लिए तैयारी पूरी रहनी चाहिए। रूस की धमकी के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी 2 मार्च को आपात बैठक बुलाई है।
वहीं अमेरिका ने कहा कि पुतिन इस युद्ध को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके अलावा नेटो ने भी पुतिन की परमाणु अटैक की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा है कि रूस की ये बयानबाजी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर पाबंदियों का दौर जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने यूक्रेन पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद अब कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूस के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके साथ ही रूस की मीडिया पर भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा ब्रिटिश तेल कंपनी BP ने ऐलान किया है कि वो रूसी कंपनी से अपने 19.75% शेयर वापस लेगी। वहीं इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने पुतिन को बतौर मानद अध्यक्ष और एम्बेसडर पद से निलंबित कर दिया है। यूक्रेन हालात को लेकर पीएम मोदी ने रविवार देर शाम हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मीटिंग में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से तेजी से निकालने और इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से ट्विटर हैंडल भी बनाया है। इसके जरिए फंसे हुए छात्र और नागरिक अपनी जानकारी दे सकेंगे और सरकार उन्हें निकालने में पूरी मदद करेगी। मणिपुर में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 60 विधानसभा सीट वाले मणिपुर आज पहले चरण में 5 जिलों की 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के इन 38 सीटों पर 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मणिपुर में दूसरे चरण के लिए 5 मार्च को बाकी की 22 सीटों पर मतदान होगा। 2017 विधानसभा के परिणामों की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने 21, कांग्रेस ने 28, एनपीएफ ने 4, एनपीपी ने 4 और अन्य ने 3 सीटें जीती थीं। यूपी में 5वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अब सियासी पार्टियां छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी महाराजगंज और बलिया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद अमित शाह और सीएम योगी गोरखपुर में रोड शो करेंगे। वहीं विपक्ष भी धुआंधार प्रचार में जुटा है। अखिलेश यादव आज बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अखिलेश गोरखपुर में रोड शो करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी बलिया में रोड शो करेंगी। पश्चिम बंगाल में नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में कथित गड़बड़ी और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया है। बंगाल बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 108 नगर निगमों के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रविवार को हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में टीएमसी ने कई बूथों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की और बूथों पर गड़बड़ी फैलाई। वहीं ममता सरकार ने बीजेपी के ऐलान पर कहा है कि किसी भी बंद की अनुमति नहीं है। वहीं नगर निगम चुनाव ने धांधली के आरोप पर राज्यपाल ने आज राज्य चुनाव आयुक्त को तलब भी किया है। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश के सीएम रह चुके गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशर आजाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुबशर गुलाम नबी आजाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे हैं। पिछले कुछ समय में जैसे हालात हैं उनसे साफ संकेत है कि गुलाम नबी आजाद की दूरी कांग्रेस से बढ़ी है। वहीं बीजेपी के वो करीब आए हैं। भतीजे के भगवा पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसे में अटकलें लगी हैं कि क्या चाचा गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का रुख करेंगे। आम बजट के बाद विभिन्न विभाग और मंत्रालय अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी आज वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बजट के बाद पीएम मोदी का गति शक्ति पर ये पहला वेबिनार होगा। पीएम मोदी गति शक्ति के विजन और आम बजट पर इसे लेकर किए गए ऐलानों पर पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आज 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। इस साल के बजट का दायरा 2.1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इस बार के बजट में करीब 10% तक यानी 22 से 24 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। नीतीश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार अपने बजट में राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नौकरियों और उद्योगों को बढ़ावे पर फोकस कर सकती है। हरियाणा के रोहतक में सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम की फरलो रविवार को खत्म हो गई। जब उसे आज सुनारिया जेल वापस लाया जाएगा, इसे लेकर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अस्पताल के क्षेत्रों की भी घेराबंदी कर दी गई है। 7 फरवरी को राम रहीम को 3 हफ्ते की फरलो दी थी। फरलो की अवधि के दौरान राम रहीम ने गुरुग्राम स्थित अपने डेरे पर समय बिताया। साध्वी यौन उत्पीड़न और हत्या केस में राम रहीम साल 2017 से सुनारिया जेल में बंद है।
झारखंड में जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में उस वक्त जमकर बवाल हुआ जब नानक नगर रेल ट्रैक के पास बसी बस्ती के एक घर में मिशनरियों की ओर से लोगों के धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना शहर में फैली, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जमकर हंगामा और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। हिंदूवादी संगठन का आरोप था कि भोले भाले लोगों को गुमराह कर मिशनरी लोग उनका धर्म परिवर्तन कराने में जुटे थे। वहीं पुलिस दोनों तरफ से शिकायत को लेकर जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के जसपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनू का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर आरोपी सोनू और पत्नी निशु के बीच विवाद रहता था। बीती रात भी इसे लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी सोनू ने पत्नी निशु और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश धार में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो सड़क पर पलट गई। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोग सहम गए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बोलेरो बाइक को बचाने के चक्कर में सड़क पर कई बार पलटती दिखाई दी। हादसे में बोलेरो में बैठे 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि बाइक सवार घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा खेलते हुए खुले बोरवेल में जा गिरा है। पुलिस के मुताबिक बोरवेल का निर्माण बच्चे के पिता ने ही करवाया था, जिसे सही से नहीं ढकने की वजह से उनका बच्चा उसमें जा गिरा। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे का रेस्क्यू किया गया और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। झारखंड में पलामू जिले के नौडीहा थाना क्षेत्र में नक्सलियों और पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस गश्त लगा के तुर्कुन पहाड़ी पर पहुंची, तभी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। थोड़ी देर हुई गोलीबारी के बाद मौके से नक्सली फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस को नक्सलियों के हथियार और कुछ सामान भी मौके पर मिले। खून के निशान पर पुलिस ने कहा कि एक नक्सली को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। भारत ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 में जीत हासिल कर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज क्लीन स्वीप कर ली है। श्रीलंका ने इस मैच में भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर ही पा लिया। टीम इंडिया ने सिर्फ 16.5 ओवर में ही इस लक्ष्य को पाया। एक बार फिर श्रेयस अय्यर जीत के हीरो निकले। 3 मैचों की इस सीरीज में भारत ने तीनों मैच जीत कर रिकॉर्ड बना लिया है। ये टीम इंडिया की लगातार तीसरी क्लीन स्वीप सीरीज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद बेल पर रिहा किया है। उन पर नशे की हालत में अपनी सोसाइटी के गेट में कार से टक्कर मारने और इसके बाद सोसाइटी के लोगों से बहस और झड़प करने का आरोप है। बांद्रा पुलिस को मिली शिकायत के बाद उन्हें नशे में कार टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। विनोद कांबली का मेडिकल जाँच भी कराया गया है। उनके खून के सैंपल को सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रेंड्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में अपने अपने फाइनल मैच को जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीतू ने फाइनल में इटली की एरिका प्रिसियांजरो को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पूर्व युवा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता पर 5-0 से जीत हासिल की। वहीं निकहत जरीन को थोड़ी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हावी होने का मौका नहीं दिया। एकता कपूर और कंगना रनौत का नया रियलिटी शो लॉकअप OTT स्ट्रीम हो चुका है। शो में रवीना टंडन की भी एंट्री हुई है और यहाँ एक दिन की जेलर बनेंगी। कंगना ने रवीना को पूरे जेल का दौरा कराया। वहाँ कंगना रनौत की जेल में दूसरे कैदी के तौर पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने एंट्री मारी है। इस शो में बबीता फोगाट, पूनम पांडे, करणवीर बोहरा, मुनव्वर फारूकी के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। 10 हफ्तों तक आने वाला ये शो रविवार से शुरू हो चुका है। करीना कपूर अब फिल्म नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। करीना को टीवी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उनकी भूमिका अहम है। करीना कपूर खान फिक्शनल टीवी शो स्पाई बहू का प्रमोशन करने वाली है। ये टीवी शो एक लव स्टोरी पर आधारित होगी जिसे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा और इसमें करीना अपनी आवाज देंगी। इस टीवी सीरियल में सना सैयद और सहवान अजीम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सीरियल में सेजल एक स्पाई है तो वहीं योहान एक संदिग्ध आतंकवादी की भूमिका निभा रहे हैं।
नागिन 6 के सेट पर बिग बॉस विजेता तेजस्वी प्रकाश दुल्हन के लिबास में नजर आईं। नागिन 6 के सेट पर ये उनकी लेटेस्ट तस्वीर है, जिसमें तेजस्वी दुल्हन के लिबास में सजी धजी नजर आईं। जल्द ही नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश नागरानी के अवतार में नजर आने वाली हैं। ये लुक भी नागरानी के लिए ही तेजस्वी ने कैरी किया है। नागिन 6 में जल्द ही फैंस को नया मोड़ देखने को मिलेगा, जब नागरानी की शो में एंट्री होगी। वहीं नागिन 6 के सेट से शेष नागिन महक चहल का भी ग्लैमरस अंदाज में तस्वीरें सामने आई हैं। 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन की तबाही आज भी लगातार जारी है। न रूस मानने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। रूस ने शर्तों के साथ यूक्रेन से बातचीत की पेशकश जरूर की है। बातचीत के लिए बेलारूस का चयन भी किया गया, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि इस बातचीत से नतीजा निकलने के आसार काफी ज्यादा कम है, उम्मीद काफी कम है। रूस यूक्रेन महायुद्ध पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी को शुरू हुई बमबारी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 40 किलोमीटर दूर धू-धू कर जलता ये ऑयल डिपो तबाही की कहानी कह रहा है। वॉसिलकीव ऑयल टर्मिनल को रूस ने मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल के लगते ही ठीक वैसा ही मशरूम बना जैसा किसी परमाणु मिसाइल के हमले से बनता है। वासिलकीव ऑयल टर्मिनल आग की लपटों से घिर गया। हर तरफ सिर्फ आग ही आग। आसमान तक उठती आग की लपटें और धुआं-धुआं यूक्रेन। Шановна Васильківська громада, ви бачите всі зараз, що відбувається, бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крічках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Ви бачите, що сьогодні протягом дня йшли потужні. कीव के वासिलकीव में तेल डिपो पर मिसाइल हमले के बाद आसमान तक उठता ये धुआं बेहद जहरीला हो चुका है। सांसों के साथ ये जहर लोगों के फेफड़ों में भर रहा है। चेतावनी जारी किए जाने के बाद लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन धुएं में घुला जहर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ऑयल डिपो के साथ साथ रूस के हमले में यूक्रेन का वाटर प्लांट भी तबाह हो चुका है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऑयल डिपो की आग से निकलने वाला धुआं यूक्रेन के लोगों को एक एक सांस के लिए मोहताज बना रहा है, तो वाटर प्लांट के तबाह होने से पानी की एक एक बूंद का भयंकर संकट सामने खड़ा है। रूस के सैनिकों का लक्ष्य किसी तरह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का है। उसके लिए वो पूरे यूक्रेन को तबाह करने से भी नहीं चूकने वाले हैं। Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक के साथ साथ अब आमने सामने का युद्ध शुरू हो चुका है। गोलियों की आवाज दिल दहलाने के लिए काफी है। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां गन फाइट हो रही है। रूस की सेना गन फाइट कर रही है और रूस का रक्षा मंत्रालय गोलियों का हिसाब दे रहा है। Российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 23 пункта управления и узлы связи вооруженных сил Украины, 3 радиолокационных поста, 31 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, Бук-М1 и ОСА. रूस हर हाल में यूक्रेन पर कब्जा जमा लेना चाहता है। तस्वीरों में रूस की आक्रामकता को साफ देखा जा सकता है।
और रूस के टैंकों से बरसते गोलों के धमाकों की आवाज रूस के इरादों को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को चारों तरफ से घेर करके रूस की सेना जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त कर देना चाहती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन के किन किन शहरों पर बम बरसा रहा है और राजधानी कीव पर कब्जा करने के आखिर कितने करीब है। इस रिपोर्ट में देखिए। कीव से कितने दूर रूसी टैंक? 2 штуки пока вижу. चार दिन में कहां पहुंची रूसी सेना? यूक्रेन के कितने शहरों पर हमला? यूक्रेन पर कहां, किधर, कैसे अटैक? रूस यूक्रेन के बीच बैटल ऑफ कीव की जंग जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस के टैंक यूक्रेन के बड़े शहर खार्किव के नजदीक पहुंच चुके हैं। खार्किव से आई तस्वीरें बता रही हैं कि रूस और यूक्रेन की सेना के बीच किस तरह भीषण जंग चल रही है। चारों तरफ गोली बारूद का शोर गूंज रहा है। यूक्रेन के सैनिक रूसी हमलों का कड़ा जवाब दे रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द कीव पर कब्जा जमाया जाए और राष्ट्रपति जेलेंस्की को बंधक बना लिया जाए। रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के 2 शहरों के साथ एक और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का दावा भी किया गया है। दरअसल रूस की सेना यूक्रेन पर चारों तरफ से हमले कर रही है। एक मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों पर बम मिसाइल से हमले हो रहे हैं। कीव, सुमी, खार्किव, चेरनोबिल, निप्रो, चेरनिहिव, लीव, चुहुयिव, लुहांस्क, मारियुपोल, मेलितोपोल, खेरसोन, डोनेट्स्क सिटी, इवानो-फ्रैंकिव्स्क, ओडेसा, ओसाने, क्रामेटस्क, ज़ैपोरिसिया, चोर्नोबेइवका, कुलबाकिनी और जाइटोमिर। यूक्रेन के इन शहरों के अलावा रूसी सेना ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे का भी दावा किया है। उधर यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि अब तक रूस के 4300 सैनिक मारे गए हैं। 146 से ज्यादा टैंकों को हमने तबाह किया है। दरअसल पुतिन की मंशा जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जा कर युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग पर हर दिन रूस करीब 1500 अरब रुपए खर्च कर रहा है। युद्ध को चलते 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्रेमलिन अभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया है। तो यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी लगातार जारी है। यहां पर जंग के इस हालात के बीच जारी है ऑपरेशन गंगा। मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन गंगा चला रखा है, जिसके तहत कई भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। किसी ने मिठाई से स्वागत किया तो किसी ने फूलों से स्वागत किया। थोड़ी खुशी, आंखों में थोड़ी नमी के साथ यूक्रेन से लौटे अपनों का इस्तकबाल हुआ। युद्ध में फंसे यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है। रविवार को भी कई छात्रों की यूक्रेन से वतन वापसी हुई। देर रात से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का आवागमन शुरू हो गया। रात से ही एयरपोर्ट के बाहर परिजन जुटने लगे थे और जैसे ही उन्हें अपनों के लौटने की झलक मिली, उनके चेहरे पर खुशी खिल उठी। यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे बच्चों की तस्वीरें एयरपोर्ट पर बयां कर रही है किस तरीके से माँ बाप सुकून की सांस ले रहे हैं और एयरपोर्ट पे अपने बच्चों को मिठाई खिला के उनका स्वागत कर रहे हैं। आप
कहाँ से यूक्रेन के अंदर? चरनीवित्स से। और यहाँ पे कहाँ बिलोंग करते हैं इंडिया में? मैं गुजरात में। आप गुजरात से बिलोंग करते हैं। कितनी राहत मिली है हिंदुस्तान की धरती पे लौटने में? बहुत ज्यादा राहत मिली है। बहुत थक चुके थे हम लोग 2 दिन से, यही सब चल रहा है और ये पैनिक हो रखे हैं सब। तो उधर भी पैनिक की सिचुएशन है, यहाँ पर भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सारे टेंशन में थे। सुबह करीब 3:15 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लौटे भारतीयों से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। भारतीयों का फूल देकर स्वागत किया गया। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 1000 से ज्यादा भारतीयों को वतन लाया जा चुका है। भारत सरकार ने भारतीयों को और खासकर से हमारे स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया है। अभी तक 1000 से अधिक लोगों को रोमानिया और हंगरी से रास्ते से सुरक्षित निकालकर वापस लाया जा चुका है और इन बॉर्डर पॉइंट में से भारतीयों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। सुबह करीब 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से 240 भारतीयों की वापसी हुई। कई छात्र भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। हमारे संवाददाता मोहित ओम ने कुछ छात्रों से बातचीत की और यूक्रेन के हालात जानने की कोशिश की। ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर जोन से निकाल कर लोगों को अब भारत लाया जा रहा है। ये वो भारतीय स्टूडेंट हैं, ये यूक्रेन में फंसे हुए थे। क्या नाम है आपका? यश कुमार। यश, वॉर जोन से अपने देश लौटे हैं, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है, रात का ही बात है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हाँ हम निकल सकते हैं, बट आई एम थैंकफुल करना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी का, जिसने हमें यहाँ पे सेफली लैंड कराया। यूक्रेन से देश लौटे भारतीयों में बिहार के 5 छात्र भी शामिल थे। पहले ये फ्लाइट से मुंबई आए और फिर रविवार को पटना पहुंचे। इनमें जेडीयू के विधायक राजीव सिंह की बेटी भी शामिल थी। बेटी से मिलने के बाद विधायक राजीव सिंह भावुक हो गए और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं, सेफ है सारे, रोमानिया के बॉर्डर पे है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है हमारी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही आने में, हम सेफली आ जा रहे हैं। पिता का फर्ज अदा करने के बाद हमारे आंखों में आंसू आया कि बहुत दिनों के बाद हम बेटी से मिले और उसका खुशी का आंसू है। ऐसा नहीं कि मैं डर के आंसू बहा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और भारत सरकार पे मुझे नाज है। राजस्थान के 9 छात्रों की भी वतन वापसी हुई है। गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश इन छात्रों को रिसीव करने जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। छात्रों का फूल देकर स्वागत किया गया। लोगों ने बहुत सही टाइम पे हम लोगों को बहुत सही हेल्प करी है और बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब खुश हैं कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा है। बहुत अच्छी मदद मिली है हमारे पूरे टाइम, हमें एडवाइजरी मिलती रही है। हम एम्बेसी को हमेशा फॉलो करते रहे, हम उनसे उनने हमें हर चीज़ अपडेट की है। बट हम अभी चाहते हैं बॉर्डर पे हमारे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं, बहुत बच्चे मिक्स हो गए वहाँ पे, तो उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए। हमारी जर्नी काफ़ी सहायतामंद रही। राजस्थान सरकार ने हमारी बहुत सहायता करी है। मोदी जी ने बहुत सहायता करी है हमारी बच्चों को इवैक्यूएट करने में। सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू कर रही है। रविवार को मिशन यूपी पर बस्ती में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन में रहने वाले हर भारतीय को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि यूक्रेन में फंसा एक एक भारतीय जल्द ही अपने वतन में अपनों के बीच होगा।
पटना से साकेत कुमार, जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ मोहितोम, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, दिल्ली।